हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द मेडिकोस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 को। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं पार्ट्स में डालूंगी क्वेश्चन पेपर्स को, तो ये इसका पहला पार्ट है। इसमें हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, फीलिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स बाय हैंड्स इज द पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन। सबने सुना होगा। मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन तो वैसे बेसिकली देखा जाए तो ध्यान भटकाना या मैनिपुलेट करना किसी पर्सन को, उसके ध्यान को भटकाना, या मतलब यही होता है बेसिकली इसका मीनिंग। बट हाँ, अगर हम इसको मेडिकल टर्म में देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि कोई स्किल्ड पर्सन है, कोई हेल्थ प्रोफेशनल है जो इंटेंशनल मूवमेंट्स करता है, एडजस्टमेंट करता है, फॉर एग्जांपल जॉइंट्स की, सॉफ्ट टिश्यूज़ की या बॉडी स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ओनली हैंड्स। ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ विदाउट एनी, मतलब टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ ना करके, अगर सिर्फ हैंड्स के हेल्प या स्किल्स के साथ वो अगर जॉइंट्स को एडजस्ट कर पा रहा है तो उसको हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। इंस्पेक्शन, जो हम विजुअली एग्जामिन करते हैं बॉडी को जिसमें हमें विजुअली साइन कोई एबनॉर्मेलिटी दिख रही है, जो हमें देखने पर पता लग रही है कि हाँ इसको ये इंजरी हुई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आएगा ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन होता है लिसनिंग ऑफ द इंटरनल साउंड्स ऑफ द बॉडी। यूजुअली हम इसको स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुनते हैं। स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम कितने साउंड सुन सकते हैं? तो हार्ट साउंड सुनते हैं। कोई सपोज की एबनॉर्मल साउंड सुनाई दे रही है, एब्डोमिनल, या फिर कोई भी अदर साउंड जिसको हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुनते हैं, उसको हम ऑस्कल्टेशन बोलते हैं। ये आ गया हमारा पाल्पेशन। पाल्पेशन क्या होता है? इसमें हम हैंड्स का यूज़ करके या फिंगर्स का यूज़ करके हम बॉडी को फील करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी बॉडी में कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं। चलते हैं। हमारा इसका आंसर है फर्स्ट का पाल्पेशन। ठीक है, जिसमें हम हैंड्स का यूज़ करके बॉडी को फील करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन विच कंट्री? ये तो टू द पॉइंट क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विद द लैम्प, कहाँ बॉर्न हुई थी? इटली में। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एथुनेसिया इज़ अ, ए ऑप्शन है, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, जिसमें जो शरीर होता है वो जकड़ जाता है। बी पार्ट आ गया बेड वेटिंग, जिसको हम नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। मर्सी किलिंग, मर्सी किलिंग होता है, इसमें एक पर्सन जो होता है वो इंटेंशनली अपनी लाइफ को एंड करना चाहता है ताकि वो उसको रिलीफ मिल सके। जिसका पेन क्योरेबल नहीं होता है, उसको कोई ट्रीटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो सफ़र कर रहा है बड़े टाइम से सपोज, या फिर पेशेंट, अगर पेशेंट का कंसेंट नहीं, कई बार फैमिली कंसेंट भी चल पड़ता है कि अगर पेशेंट काफ़ी टाइम, कई सालों से 20 to 25 ईयर्स से सपोज कोमा में, तो ये उन केसेस पर भी ये कंडीशन लागू होती है। और हमारा डी पार्ट आ गया इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस होता है इनएबिलिटी टू कंट्रोल, फॉर एग्जांपल कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, जिसमें हम यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसमें रेगुलर बेसिस पे यूरिन हमारा पास आउट होता रहता है। हमारा एथुनेसिया क्या है? एथुनेसिया क्या है? हमारा मर्सी किलिंग, जिसमें हम इंटेंशनली एंड करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इंक्रीज पल्स रेट द नॉर्मल इज। ए पार्ट है हमारा ब्रेडिकार्डिया, टैकिकार्डिया, ब्रेडिपनिया एंड टैकिपनिया। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया क्या आ गया? ब्रेडी मीन्स होता है कि जिसमें हमारे डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो डिक्रीज़ क्या हो रहा है? कार्डिया मीन्स पल्स रेट। ठीक है, तो बी पार्ट आ गया, इसमें इंक्रीज़ हो जाती है। सी आ गया हमारा ब्रेडिएपनिया। ब्रेडिपनिया क्या होता है? ब्रेडिपनिया में होता है कि हमारी डिक्रीज़ हो जाती है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसमें हमारा पल्स रेट पूछा गया है, तो इसका हमारा आंसर है बी पार्ट। फिफ्थ की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस? तो हमारा पहला ऑप्शन है अबगार स्कोर। अबगार स्कोर सबको पता है कि ये पीडिया का वर्ड है, पीडियाट्रिक्स का, जिसमें हम एक न्यू बॉर्न को 5 चीज़ें असेस करते हैं, जिसमें एक बेबी को हम हेल्दी कंसिडर करते हैं, कॉन्शियस, और उसको स्कोर देते हैं इस बेसिस पर। इसमें 0 से लेके 14 तक स्कोर दिए जाते हैं टोटल मिला के। बट हम इसमें जैसे अबगार है, जैसे ए से हमारा आ जाएगा अपीयरेंस, स्किन कलर, इसमें स्किन कलर चेक करते हैं। पी से आगे हमारा पल्स, जिसमें हार्ट रेट चेक करते हैं। जी से आगे ग्रिमिस, ग्रिमिस में इसमें रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। ए से आगे एक्टिविटी, जिसमें मसल टोन चेक करते हैं। आर से आगे हमारा रेस्पिरेशन, इसमें ब्रीथिंग एफर्ट्स चेक करते हैं। अबगार स्कोर में हम एक बेबी को
पॉइंट्स देते हैं, जैसे अपीयरेंस फॉर एग्जांपल, जैसे अपीयरेंस है स्किन कलर, तो इसमें स्किन कलर हम पूरी बॉडी का कलर चेक करते हैं। अगर बेबी पिंक है तो इट मीन्स उसकी ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर है और उसको हम 2 पॉइंट्स देते हैं। और अगर सपोज कि उस बेबी का पूरी बॉडी ब्लू है तो हम उसको 0 पॉइंट्स देते हैं। और अगर उसके एक्सट्रीमिटीज़ अगर पिंक है और उसका जो ट्रंक और हेड है वो ब्लू है तो उसको हम 1 पॉइंट देते हैं। ऐसे ही हम स्कोर्स देते हैं सभी 5 थिंग्स को देखकर और फिर बताते हैं कि बेबी की कंडीशन क्या है। तो इसमें अबगार स्कोर में 0 to 14 तक स्कोर दिए जाते हैं। सो सेकंड आ गया हमारा ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल में क्या करते हैं, हम असेस करते हैं एक पेशेंट की कि वो रिस्क पे तो नहीं है प्रेशर सोर्स को या बेड सोर्स को डेवलप करने में। तो इसमें हम स्कोर देते हैं 6 से लेकर 23 तक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ग्लासगो कोमा स्केल। इसमें हम असेस करते हैं पेशेंट की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को, कि सपोज उसको कोई ब्रेन इंजरी वगैरह हुई है तो उसमें हम 3 चीज़ें असेस करते हैं। पहली आ गई हमारी आई ओपनिंग, फिर वर्बल रिस्पॉन्स, फिर आगे मोटर रिस्पॉन्स। इसमें हम 3 से लेकर 15 तक नंबर देते हैं सीवियरिटी को देखते हुए, सीवियरिटी को देखते हुए। नेक्स्ट आ गया हमारा शेलेंस चार्ट। शेलेंस में शेलेंस की स्पेलिंग है SHELLEN होता है, ये एल नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। शेलेंस चार्ट है। शेलेंस चार्ट जैसे जो हमारा हम आई एग्जामिनेशन करवाते हैं ना जाके हॉस्पिटल्स में, एक चार्ट जैसा लगा होता है जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, वो उनका क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में उनका साइज़ छोटा होता जाता है ऊपर जाते जाते। तो उसमें सपोज जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें ई लिखा होता है तो सबसे बड़ा लिखा होता है। उसके अकॉर्डिंग हम एक पर्सन की आई साइट को चेक करते हैं, उसको हम चैनल चार्ट बोलते हैं। तो हम इसमें क्या विजुअल एक्यूटी चेक करते हैं 20/20 दोनों आई साइड की चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक हैंड रखते हैं हम अपने लेफ़्ट आई पर तो हम राइट आई के विजुअल एक्यूटी चेक करते हैं, फिर सेम एज अ वाइस वर्सा, ठीक है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिफ्थ का आंसर क्या हुआ हमारा? फिफ्थ का आंसर हुआ हमारा ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल क्या बताया मैंने, जिसमें हम एक पर्सन की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। हम 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है कि विच फॉलोइंग इज गिवन टू अ पेशेंट विद सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ठीक है। सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी उसको हमारी डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन कैसी होती है, सपोज कि ये पेशेंट है, ये पेशेंट है हमारा, ये स्ट्रेट लेटा हुआ है और बट इसकी जो लेग्स हैं वैसे बेंड है, इसको हम बोल देंगे डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, ठीक है। फाउलर्स पोजीशन होती है हमारी, मैंने एक शॉर्ट में भी डिस्कस करा था। फाउलर्स पोजीशन हमारी एक होती है लो फाउलर, सेमी फाउलर, हाई फाउलर। लो फाउलर होती है हमारी 15 to 30 डिग्री में होती है और सेमी फाउलर होती है हमारी 30 to 45 डिग्री और हाई फाउलर होती है 60 to 90 डिग्री। बट हम अगर सिर्फ फाउलर की बात करें तो फाउलर पे हमारा 45 डिग्री ही लेते हैं। बेसिकली अगर जस्ट फाउलर मेंशन किया, सुपाइन आ गया हमारे, जिसमें एक पर्सन फाउलर होती है ऐसे, जैसे ये हो गया, ठीक है। पेशेंट ऐसे लेटा है, ठीक है। एक एंगल होता है 45 मान के चलो 45 है नहीं, ठीक है। 45 पे फाउलर आ गया, ये सुपाइन आ गई, स्ट्रेट लेटा है। ट्रेंडलबर्ग होती है जिसमें जो हमारा हेड होता है वो 10 to 15 डिग्री टिल्ट होता है, ठीक है, लेग्स से ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया हेड जो है हमारे 10 to 15 डिग्री टिल्ट है टुवर्ड्स द मतलब डाउनवर्ड टिल्ट होता है, तो उसको हम ट्रेंडलबर्ग बोल देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि अब इन पोजीशंस में हम ऐसी कौन सी पोजीशन देंगे जिसमें पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी ना हो, तो हम फाउलर्स पोजीशन देंगे, जिससे हमारा जो एयर वे होता है ना वो ओपन हो जाता है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। तो इसका आंसर है हमारा बी, फाउलर्स पोजीशन। सी पे चलते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट मीन्स ग्लूकोज लेवल, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ना पेशेंट का एक ब्लड सैंपल लेते हैं और इसमें हम पेशेंट में ये डिटेक्ट करते हैं कि वो प्री डायबिटिक तो नहीं है, ठीक है। मतलब उसको कोई चांसेस वगैरह तो नहीं कि इन फ्यूचर उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस तो नहीं है। तो इसमें हमारा हम कितने डेज तक का डिटेक्ट कर सकते हैं, ओवर 90 डेज। इसका ऑप्शन है डी, 7th का आंसर है डी, ठीक है। तो हम 8th पे चलेंगे, इंसर्शन ऑफ अ ब्रीथिंग ट्यूब थ्रू द माउथ और नोज इनटू द ट्रैकिया टू एंश्योर अ पेशेंट एयरवे इज,
ठीक है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन है, इंटूबेशन, एस्पिरेशन, वेंटिलेशन एंड एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस तो नहीं आएगा, एपिस्टेक्सिस सबको पता है, नोज ब्लीड होता है, तो एपिस्टेक्सिस तो हम पहले ही एक्सक्लूड कर देते हैं। फिर हमारा आता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन भी वैसे एयरवे का एक्सचेंज होता है, जिस मतलब वेंटिलेशन से भी हम एक तरह से ये भी हेल्प करता है, लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि यहाँ पर एक ट्यूब इंसर्ट करी है। आई नो इंटूबेशन और वेंटिलेशन में थोड़ा सा सिमिलैरिटी है कि हाँ वो हमें हेल्प करते हैं कि ताकि हम गैसेस को एक्सचेंज कर सकें और प्रॉपर ब्रीथ कर सकें। लेकिन इंटूबेशन में हमारा जो होता है वो एंडोट्रैकियल ट्यूब डलती है, जैसे यहाँ मेंशन करा गया कि ट्यूब है, ब्रीथिंग ट्यूब डाली गई है और वो पेशेंट के ट्रैकिया तक डाली जाती है बेसिकली, और मेनली ये सर्जरीज के टाइम डाली जाती है ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी ना हो उस टाइम। और एस्पिरेशन तुम्हारा आगे कि कोई फूड वगैरह या कुछ कोई भी छोटी सी चीज़ हमारी अंदर फंस गई तो हम सक्शन के थ्रू उसको एस्पिरेट कर लेते हैं बाहर। फिर आ गया हमारा 9th क्वेश्चन। सो हमारा 8th का हमारा आंसर आ गया ए, इंटूबेशन। ठीक है। 9th आ गया हमारा डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ये तो टू द पॉइंट क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप ए बी ओ किसने डिस्कवर करा। ठीक है, इसका आंसर है हमारा कार्ल लैंडस्टर्न ने। ठीक है, ये हमारे क्या थे, एक इम्यूनोलॉजिस्ट थे और साथ में पैथोलॉजिस्ट थे फेमस, जिन्होंने हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर करा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा हमें कहाँ से मिलता है? प्राइमरी डाटा होता है कि जो हमारा फर्स्ट सोर्स होता है जिससे हम पूछते हैं कि हाँ कि प्रॉब्लम क्या है, डिफ़िकल्टी क्या है, क्या हुआ है। तो हम सबसे पहले तो पेशेंट से ही पूछते हैं, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हमारा प्राइमरी डाटा का सोर्स क्या हुआ? पेशेंट। ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड्स तो वैसे भी हमारा सेकेंडरी में आता है, फैमिली मेम्बर्स आ सकते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन होता कि जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो अगर हम तो इसमें हमारा आंसर आएगा बी, पेशेंट। 11th पे चलेंगे, द नॉर्मल BMI का होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या करते हैं हम, जो एक पेशेंट या पर्सन का जो नॉर्मल बॉडी वेट होता है अपॉन जिसकी हाइट होती है मीटर स्क्वायर में, उसको डिवाइड करके जो उसका जो आंसर आता है उसको हम BMI बोलते हैं। तो BMI के हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर हमारा 18.5 से बिलो होगा तो उसको हम अंडरवेट लेते हैं। अगर 18.5 टू 24.9 हुआ तो हम उसको नॉर्मल वेट लेते हैं। और अगर 25 टू 29.9 हुआ तो उसको ओवरवेट लेते हैं। 30 टू 34.9 उसको ओबेसिटी में लेते हैं। और उससे ऊपर फिर क्लासेस आते हैं, ओबेसिटी 1 क्लास, ओबेसिटी 2 और ओबेसिटी 3, 40 वो हमारा ओबेसिटी 3rd क्लास में आता है। ठीक है, तो इसमें हमारा हम नॉर्मल पूछे तो नॉर्मल हमारी रेंज क्या होती है? नॉर्मल रेंज होती है हमारी 18.5 टू 24.9। इसको हम नॉर्मल BMI कंसिडर करते हैं एक पर्सन की। ठीक है, तो हमारा 12th क्वेश्चन है, 12th आ जाएगा फॉर इफेक्टिव हैंड वॉशिंग हाउ लॉन्ग हैंड शुड बी रब्ड विद सोप एंड वाटर। ठीक है, या सिर्फ इफेक्टिव हैंड वॉशिंग पूछिए या हमारी कुछ सर्जिकल या एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग नहीं पूछी तो ये हम 20 सेकेंड्स काउंट करेंगे। अगर यहाँ पे एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग पूछी होती है तो वो 30 टू 60 सेकेंड्स काउंट होती है। और सर्जिकल हैंड वॉशिंग हमारी 2 to 6 मिनट्स, और कई बार बुक्स में वेरी करती है, 3 to 5 मिनट्स भी लिखा होता है कहीं पर। ठीक है, तो ऐसे ही वेरी करती है बुक्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पिछले का आंसर जैसे मैंने कहा था, पिछले का आंसर है 20 सेकेंड्स, डी पार्ट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद एसाइटिस। सबको एसाइटिस का होता है, एसाइटिस। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद एसाइटिस विच इज़ द बेस्ट मेथड टू यूज़ फॉर डिटरमाइनिंग अर्ली एसाइटिस। ठीक है, इस टर्म को याद रखना कि अर्ली एसाइटिस डिटरमाइन करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, ना कि एसाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि नहीं, पहले एसाइटिस टर्म क्या होती है? एसाइटिस होता है कि जिसमें अब नॉर्मल अकम्युलेशन हो जाती है फ्लूइड की, कहाँ पे? पेरिटोनियल कैविटी में। पेरिटोनियल कैविटी कहाँ होती है? जो हमारी एब्डोमेन होता है और एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं उसके बीच का जो स्पेस होता है, ये लाइन होती है, उसको हम पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि फ्लूइड भर जाता है। फ्लूइड अब किसी भी कारण की वजह से भर सकता है, लिवर सिरोसिस हो गया, हार्ट फेलियर, कैंसर या किडनी डिजीज़ है या इन्फेक्शन है कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन लेंगे हम कि बायमैनुअल पाल्पेशन ऑफ हिपैटोमेगाली। अब सभी सोचेंगे हिपैटोमेगाली कहाँ से आ गया, बट नहीं, ये भी
कंसिडर किया जा सकता है, बट यहाँ पे हमने अर्ली एसाइटिस डिटेक्ट करने के लिए बोला, तो अर्ली एसाइटिस हम इससे डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो हिपेटोमेगैली कैसे कि जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हो सकता है लिवर सिरोसिस हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ बायोपेनल पाल्पेशन क्यों कर रहे हैं हम कि ताकि जो लीवर है उसकी एनलार्जमेंट तो नहीं होगी, हम उसको पाल्पेट करके ये देखना चाह रहे हैं कि जो लीवर है उसकी एनलार्जमेंट तो नहीं होगी। फिर बी पार्ट आ गया हमारा इंस्पेक्शन ऑफ द एब्डोमेन फॉर एनलार्जमेंट, ठीक है। हाँ एनलार्जमेंट होती है एब्डोमेन की, ठीक है, पर हम वो इंस्पेक्शन से नहीं देख के बता सकते हैं कि एनलार्जमेंट होगी। सपोज कि हर रोज़ वो 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो हमें रोज़ देखेंगे तो हमें तो वो तो नॉर्मल ही लगेगा, हमें इंस्पेक्शन से थोड़ी पता लगेगा। सी पार्ट आ गया हमारी डेली मेजरमेंट ऑफ एब्डोमिनल ग्रोथ। हाँ ये हम कंसिडर कर सकते हैं अर्ली एसाइटिस के केसेस में कि हम मेज़र करके इंची टेप से पता लगा सकते हैं कि हाँ 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, पर हाँ हमें देख के नहीं पता लगेगा कि 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है रोज़। ये तो सपोज कि हम 5 दिन बाद देख रहे हैं तब थोड़ा डिफरेंस पता लग सकता है, बट ऐसे नहीं पता लगेगा ना। फिर उसके बाद आ गया असेसमेंट फॉर अ फ्लूइड वेव, ठीक है। असेसमेंट फॉर अ फ्लूइड वेव हम तभी कर सकते हैं अर्ली एसाइटिस डिस्कस कर रहे हैं। सपोज कि वहाँ फ्लूइड इतना भरा नहीं है, तो कई बार थोड़े बहुत फ्लूइड का पता नहीं लगता है, तो हम अर्ली एसाइटिस असेस कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें रोज़ एब्डोमिनल ग्रोथ चेक करेंगे, या उसका बॉडी वेट भी बढ़ रहा होता है, साथ में उसको पेन भी हो रही होती है, उससे हम उससे भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और साथ में उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी हो रहता है। फिर 14 क्वेश्चन आ गया हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट क्या है। ए आ गया हमारा एनीमिया, एनीमिया सबको पता है खून की कमी हो गया। बी आ गया एपनिया, इसमें होता है एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, सांस नहीं ले पाता है बंदा। सी आ गया एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया क्या होता है हमारा कि भूख नहीं लगती है इसमें, ठीक है। डी आ गया एलोपेशिया, इसमें हमारा लॉस ऑफ हेयर होता है। बेसिकली हमें ये कैंसर ट्रीटमेंट पेशेंट्स में देखने को मिलता है, एग्जांपल ले सकते हैं। और जैसे अगर हम लॉस ऑफ एपेटाइट, अब एपेटाइट क्या होता है हंगर, ठीक है, उसको भूख नहीं लग रही है, तो हम मैंने क्या बोला था सी पार्ट में क्या एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया होता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लग रही, तो उसका हमारा आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। 15th आ गया हमारा 1 ounce ऑफ फ्लूइड कंटेन्स, 1 ounce कितना होता है, 1 ounce होता है 2 टेबल स्पून जितना, 2 टेबल स्पून, अब 1 टेबल स्पून में आता है 15 ml, तो हमारा आंसर क्या हुआ 15th ए पार्ट 30 ml, ठीक है। 2 टेबल स्पून 15 15 30, ठीक है। तो आज के हमारे 15 क्वेश्चन हो गए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक आवर चैनल द मेडिकोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।